नमस्कार, मैं वैद्यराज संजय आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं तेल के ऊपर। तेल कौन सा सबसे अच्छा है, किसके गुण कैसे हैं, कौन सी प्रोसेस से निकाला हुआ तेल अच्छा है, किस प्रोसेस से निकाला हुआ तेल खराब है, तेल के ऊपर प्रोसेस क्या क्या होते हैं, उसके स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव होते हैं, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं तिल की। आयुर्वेद के हिसाब से सारे तेलों में श्रेष्ठ तेल तिल का तेल बोला गया है। तिल का तेल स्निग्ध है, उष्ण है, वायु का शमन करता है, स्नायु को मजबूत करता है, आयु को स्थिर करता है यानी कि एंटी एजिंग है, शरीर को स्थिर करता है, आपकी मूवमेंट जो है पूरी तरह आपके कंट्रोल में रहती है। कई बार हम देखते हैं कि हमारा पैर जहाँ चाहते हैं उससे थोड़ा आगे पीछे चला जाता है, कुछ पकड़ने जाते हैं तो थोड़ा बहुत हाथ आगे पीछे। तो ये जो एक्यूरेसी हम लोग जो नॉर्मल रूटीन लाइफ में अनुभव करते हैं, वो एक्यूरेसी ये तेल के उपयोग से आती है कि आपकी हर एक्टिविटी, आपकी हर मूवमेंट पूरी तरह से आपके कंट्रोल में रहती है। और भी फैक्टर हैं जो इस मूवमेंट को कंट्रोल न होने में प्रभावित करते हैं, परंतु काफ़ी हद तक तिल के तेल से ये कंट्रोल हो जाते हैं। वायु का शमन करता है, जोड़ों को मजबूत करता है, पित्त को बढ़ाता है। तो जिनको पित्त से संबंधित बीमारियां हो, फोड़े फुंसी हो रखी हो, चक्कर आते हो, जलन होती हो, कहीं से भी रक्तस्राव होता हो, तो ऐसी अवस्था में ऐसे लोगों को तिल का तेल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। हाँ, दाल सब्जी में तड़का लगाने में उसमें कोई दोष नहीं है, परंतु विशेषतः तली भुनी चीज़ें नहीं उपयोग करनी चाहिए। इसके बाद जो है मूंगफली का तेल आता है, और जो बचपन से खाते आ रहे हैं उनके लिए सरसों का तेल भी अच्छा है। परंतु सरसों का तेल बाकी सब तेल के सापेक्ष बहुत ज़्यादा उष्ण है। तो जो बचपन से खा रहे हैं उनको तो वो आदत सी होती है, उनको कोई तकलीफ़ नहीं करती है। परंतु जो लोग रूटीन में सरसों का तेल नहीं खा रहे हैं, उनको सरसों का तेल अगर उष्ण प्रदेश में यानी कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे जहाँ ठंडी के मौसम में भी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है, तो ऐसे जगह के लोगों को नहीं खाना चाहिए। हाँ, हिमाचल हैं, उत्तरांचल हैं, ऐसे ठंडी जगहों पे रहने वाले लोग सरसों का तेल खा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं रहता है। इसके बाद बाकी सारे तेल अपने कैटेगरी में गिन सकते हैं, जैसे सूर्यमुखी का है, कॉटन सीड का है, परंतु विशेषतः खाने लायक ये 3 तेल आयुर्वेद में बताए गए हैं: तिल का तेल, सरसों का तेल और मूंगफली का तेल। मूंगफली का तेल जो है वो भी स्वभाव से उष्ण है, स्निग्ध है, शरीर को मजबूती देता है, शरीर को लुब्रिकेट करता है, परंतु तिल और सरसों की सापेक्ष ये थोड़ा कम गुणकारी माना गया है, और सरसों की सापेक्ष ये गर्म भी कम होता है। अब चौथा जो नोटिसेबल ऑयल आयुर्वेद में बताया गया है, खोपरे का ऑयल या कोकोनट ऑयल, ये एक ही तेल ऐसा है जो स्वभाव से शीत है, ठंडा है। बाकी सारे तेल की तासीर जो है वो गर्म है, कोकोनट ऑयल की तासीर ठंडी है। ये भी स्निग्ध है, शरीर को अंदर से ठंडा करता है, पित्त को शांत करता है, कफ को बढ़ाता है। बाकी सारे तेल नॉर्मली कफ को नहीं बढ़ाते हैं, परंतु ये कोकोनट ऑयल अकेला ऐसा है जो कफ को बढ़ाता है। और ये वायु की शांति तो सारे ही तेल से होती ही होती है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस की। तो सबसे बेस्ट जो है, जो नॉर्मल लकड़े के घानी से जो तेल एक्सट्रैक्शन होता है वो सबसे बेस्ट है। बैल को लगा के, अभी मोटर आ गई है, कई जगहों पे बैल की जगह मोटर लगा के उसको रोटेट करते हैं, तो उसमें हीट कम जनरेट होती है, तो वो बेस्ट माना गया है। दूसरे नंबर पे नॉर्मल जो एक्सट्रैक्टर्स आते हैं जिससे ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, उनका तेल भी अच्छा ही होता है अगर प्रोसेस नहीं किया गया है तो।
ये सारे तेल कच्ची घानी के तेल बोलेंगे। उसके अंदर तेल के जो मूलभूत पौष्टिक तत्व हैं, मूलभूत जो गुणधर्म हैं, वो सब अंदर बने रहते हैं, उसको कोई हानि नहीं पहुंचती है। अब इसके बाद जो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन आता है। नॉर्मली अपने देखा जाए तो तिल की ही बात करें तो तिल के दानों में करीब करीब 60 से 70% जितना तेल होता है, जो कि हम लोग जब एक्सट्रैक्ट करते हैं गाड़ी से या ऑयल एक्सपेलर से, तो वो अपने मैक्सिमम 40 से 50% जितना ही हम लोग निकाल सकते हैं, बाकी का तेल उसकी खली में रह जाता है। तो वो तेल जो हैं, जो बड़ी इंडस्ट्री वाले लोग हैं, वो लोग उस तेल को भी नहीं छोड़ते, उसके अंदर सॉल्वेंट मिला के उसको वापस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो जिससे ये जो बचा हुआ तेल नॉर्मल मशीनों से नहीं निकाला जा सकता, वो तेल भी काफ़ी हद तक रिकवर हो जाता है। परंतु सॉल्वेंट जो हैं वो शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं और उसके द्वारा एक्सट्रैक्ट किया हुआ तेल कभी भी खाने लायक नहीं मान सकते हम। ये जो अपना फर्स्ट स्टेप होता है जो तेल निकालने का, वही जहरीला हो जाता है। उसके बाद उसका फिल्ट्रेशन होता है। उसके अंदर जो जिस द्रव्य से तेल निकाला गया है, चाहे मूंगफली हो, तिल हो, सरसों हो, तो उसके कुछ पार्टिकल्स अंदर रह जाते हैं, बारीक पार्टिकल्स, जिसको छानना होता है। उसको फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बोलेंगे। तो वो तेल को फिल्टर करके वो जो कचरा अंदर का होता है वो हटा देते हैं। और ये फिल्ट्रेशन नॉर्मली स्क्रीन्स में से पास जैसे पानी छानते हैं, कुछ इसी तरह एक प्रेशर के साथ ऑयल को अलग अलग फिल्टर से छाना जाता है। और ये प्रोसेस कोई खास हार्मफुल नहीं होता है, सिर्फ अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हटा दिया जाता है। उसके बाद इसका रिफाइनिंग का प्रोसेस आता है, क्योंकि तेल नॉर्मल कंडीशन में निकालने के बाद अगर आप छोटे गाड़ी से भी निकलवा रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है, थोड़ा बहुत पानी मिलाना पड़ता है प्रॉपर वे में उसको निकालने के लिए। तो वो पानी का जो पार्ट होता है वो तेल को ख़राब कर देता है। अगर आप उसको बिना गर्म किए रख देंगे तो बहुत थोड़े समय में 15 दिन से 1-1.5 महीने के अंदर तेल धीरे धीरे कड़वा होने लगता है। तो उसके लिए तेल को थोड़ा बहुत गर्म करके उसका मॉइस्चर निकाल दिया जाता है। ये घर का प्रोसेस है। परंतु जो बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होता है तेल का, उन लोगों को तो महीनों तक ये तेल संभालना होता है, शायद साल 1.5 साल तक भी कभी कभी संभालना पड़ सकता है। तो उनके लिए ये प्रोसेस काफ़ी नहीं है। दूसरा, पहले जो थी जो ओरिजिनल स्मेल होती है वो कुछ लोगों को नहीं पसंद आती हैं, जो बिना स्मेल का तेल के आदी हैं। कुछ लोगों को तेल की डेंसिटी अच्छी नहीं लगती है, तो ये कुछ प्रिजर्व करने का पर्पज़ होता है। कुछ लोगों को अच्छा लगाने का पर्पज़ होता है कि ऑयल के ऊपर काफ़ी सारे प्रोसेस किए जाते हैं, उसको काफ़ी अच्छे टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। तो ये गर्मी भी इतनी ज़्यादा होती है कि उसके अंदर के काफ़ी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उसमें जल जाते हैं। उसको ब्लीच किया जाता है, उसका ऑर्डर यानी कि स्मेल जो है वो रिमूव करने का प्रोसेस होता है। तो ये सारे प्रोसेस जो हैं, जो ऑयल की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको काफ़ी हद तक ख़त्म कर देते हैं। तो आपके पास जो प्रोसेस होके पहुंचता है वो तेल तो कहीं से भी हेल्दी नहीं होता है। जो भी गुणधर्म आपको शुरुआत में मैंने बताया कि तेल अच्छा है, लुब्रिकेट करता है, बोन्स को मजबूत करता है, शरीर को मजबूत करता है, तो इसमें से काफ़ी हद तक गुण जो हैं वो ये प्रोसेस किए हुए तेल में से हमें नहीं मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास सुविधा है, आपके आजू बाजू में अगर आपकी देखरेख में कहीं पे भी ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम होता है, तो मैं ये एडवाइस दूंगा कि आप अपनी नज़र के सामने गाड़ी से निकाला हुआ कच्चा तेल आप ले आइए। उसको थोड़ा सा गर्म करके 40-50 डिग्री या 60 डिग्री तक गर्म करके ठंडा करके अब डब्बे में भर लीजिए। तो ये तेल साल भर ख़राब नहीं होता है और वही तेल हेल्दी है और आप जो शरीर है उसको काफ़ी हद तक फ़ायदा करता है। और ये प्रोसेस किया हुआ तेल तो आपने कई जगह सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, शरीर के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं होता।
और कई बार कुछ बेईमान लोग उसमें मिलावट भी कर देते हैं, तो वो तो और जहरीला हो जाता है। तो जब भी आप तेल खाइए, आपके देश, आपकी ऋतु के हिसाब से आपको लिए कौन सा बेस्ट है वो पहले नक्की करिए, और उसके बाद जहाँ तक हो सके कच्ची घानी का बिना प्रोसेस किया हुआ तेल ही खाने का आग्रह रखें। और अभी एक ट्रेंड चला हुआ है कि तरह तरह के नए नए तेल जो हम लोगों ने या हमारे पूर्वजों ने कभी देखे सुने नहीं है, ऐसे तेल मार्केट में मिल रहे हैं। जैसे कॉर्न ऑयल है, मक्के का तेल। तो मक्का तो जो है वो सादी भाषा में कहें तो ये आटा बनाने की चीज़ है, तो उसमें से तेल कैसे एक्सट्रैक्ट होता है मुझे नहीं पता, परंतु मकाई तो स्वभाव से रुक्ष है और शरीर को क्षीण करती है, तो उसका ऑयल कैसे हो सकता है ये तो मैं नहीं बता सकता। बाकी जो विदेश से इंपोर्ट होते हैं, पाम ऑयल है, फिर ये ऑलिव ऑयल है, तो ये सारे तेल भी, इसके गुणधर्म तो आयुर्वेद में कहीं पे भी वर्णन नहीं किया गया है कि ऑलिव क्या है या पाम क्या है, तो उसके फ़ायदे नुकसान तो मैं नहीं बता सकता। मगर जब अपने देश में इतने पौष्टिक और इतने समृद्ध हमारी परंपराओं से हमें तेल मिले हैं, तो फिर वो छोड़ के जो अनजान हैं, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, ऐसे वस्तुओं को हमारे जीवन में क्यों स्थान देना। कोई न लॉजिक है, न हमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा बेनिफिट उसमें से कभी अनुभव हुआ है कि ये खाने से शरीर एकदम से चेंज हो जाता है। तो फिर हमारी परंपराओं को छोड़ के उधर जाना कहीं से भी मुझे समझदारी नहीं लग रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और आगे किस विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे कि उस विषय के ऊपर आपको जानकारी उपलब्ध कराएं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद।